हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के चैप्टर 5.2 को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में बता रहे हैं। और इस चैप्टर में आप जनरल टर्म को गहराई से पढ़ेंगे और जनरल टर्म को का जो फॉर्म बना है वो आपको पूर्व से ही पता है कि a+n-1 × d बना है। और ये एक थ्योरम के रूप में है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वंतर d है तो nवां पद अर्थात सामान्य पद n a+n-1 × d होता है। ठीक है, तो इसे आप प्रूव करेंगे। इसके बाद हम बताएंगे कि इस चैप्टर को हम एक नज़र में पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या जरूरत आएगा और क्या क्या रूल बनेगा। ठीक है, तो हम पहले इसको प्रूव करते हैं कि यह जनरल टर्म an बराबर a+n-1 × d होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम प्रूफ करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ, सिद्ध कर रहे हैं। तो प्रूफ है आपका कि मान लेते हैं कि कोई AP a1 a2 a3 a4 and an है ना। इस तरह से आपका AP के कुछ पदों को लिखना है जिसमें जनरल टर्म भी रहेगा। आप a1 a2 a3 क्रमागत जो पद है उसका फॉर्म डालेंगे और जब फॉर्म को देखेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, उससे निष्कर्ष निकलेगा कि ये an बराबर a+n-1 × d होता है। ठीक है, बताया गया कि आप कुछ क्रमागत पदों को व्यक्त कीजिए, है ना। तो यहाँ पर हम मानते हैं कि मान लेते हैं कि माना कि कोई AP लेट AP such that a1 a2 a3 a4 and an ये आपका एक AP है और इसमें फर्स्ट टर्म जो है आपका a1 है और a1 को हम a से निरूपित करते हैं। तो a1 बराबर हम क्या लिखेंगे, a। तो आपको पता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस जो होता है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन डिफरेंस का जो वैल्यू होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि कॉमन डिफरेंस नहीं है, तो इस फॉर्म में a1 बराबर a कैसे निरूपण हुआ है। तो इसको आप समझिए कि a1 बराबर a प्लस, है ना, ये फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म क्या है, 1 है, n का मान 1 है। तो 1 में जो टर्म है, जो पद है, तो ये पहला पद है तो फर्स्ट पद है, तो फर्स्ट -1 -1 मतलब जो टर्म है उसमें एक घटाना है और कॉमन डिफरेंस से ये गुना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 × d क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब a1 बराबर a हुआ। तो आपको पता चला होगा कि a1 बराबर क्या हो जाता है, a हो जाता है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्रमागत पद क्या है, a2 है ना। अगेन हम देखते हैं कि a2 = ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, पहला समीकरण। ठीक है, a1 के लिए। अब a2 जो है, a2 बराबर क्या होता है, a2 बराबर होता है आपका, तो a2 का पूर्व पद क्या है, a1। तो AP के परिभाषा में आपको पता है कि AP जो होता है वह पूर्व पद में एक नियत संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब एक कॉमन डिफरेंस को जोड़ने से पूर्व का अगला पद प्राप्त होता है। तो a2 के लिए पूर्व का पद क्या है, a1। तो क्रमागत पदों के लिए a2 का a1 प्लस
क्या होता है, डी होता है, A1 प्लस डी। ठीक है, क्रमागत पदों के लिए A2 का फॉर्म बना है A1 प्लस डी। अब यहाँ पर ये देखना है कि A1 प्लस डी जो है ये A2 का फॉर्म कैसे प्राप्त हुआ है। तो इसको हम आगे बढ़ाकर देखते हैं कि A2 बराबर A1 हो गया, और A1 जो है वो आपका जो फॉर्म D जो है यहाँ आपका D कैसे बना, तो यहाँ पर देखते हैं A1 का वैल्यू ये देते हैं और D का जो वैल्यू है वो आपका 1D है। हमको लग रहा है कि यहाँ पर दूसरा पद है तो 2 में 1 घटाने से, जैसे फर्स्ट टर्म था तो 1 में 1 घटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेकेंड टर्म A2 है तो 2 में 1 माइनस हो जाएगा, -1 करने के बाद D से गुना होगा। तो ये फॉर्म बना है आपका A2 इक्वल टू A1 प्लस डी। इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि A2 इक्वल टू A1 का मान A प्लस D का मान 1D के लिए 2 माइनस 1, ठीक है ना, इंटू D। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से है ना, इसी प्रकार हम कर सकते हैं 10 THUS 10। इस प्रकार हम A3 का वैल्यू ज्ञात करते हैं। A3 बराबर क्या हो जाएगा कि A3 के लिए A2 पूर्व का पद है, A2 प्लस D, A2 प्लस D होगा। अब यहाँ पर देखना है कि या इसको एक्सप्रेस करते हैं तो A3 इक्वल टू A2 का मान कितना आपका आया, A2 का जो मान है आप देखते हैं A प्लस क्या चल रहा है, D चल रहा है, A प्लस D चल रहा है। तो A प्लस D जब चल रहा है तो यहाँ पर A प्लस D हम लिखेंगे और यहाँ पर D चल रहा है ना। तो इस तरह से A प्लस 2D हो जाएगा आपका मान, A प्लस D A2 का वैल्यू हुआ, ठीक है ना, और प्लस D चल रहा है। ठीक है, तो ये आगे बढ़ाने पर क्या हो जाता है, A3 इक्वल टू A प्लस D प्लस D। तो आपका फॉर्म हो जाएगा A3 बराबर A प्लस D प्लस D क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा। तो ये 2D कैसे हुआ, तो इसको हम देखते हैं। जैसे A2 को आपने देखा तो हम लिख सकते हैं या A3 इक्वल टू A प्लस 2D है तो 3 में 1, 3 में क्या हुआ है 1 घटेगा, तो 3 में 1 घटेगा, 3 माइनस 1 इंटू D, 2D हो गया। तो ये आपका समीकरण 3 हो गया, इक्वेशन 3 हो गया। तो आपको पता चला होगा कि पहला समीकरण में A1 जो है वो एक पद है, फर्स्ट टर्म है, तो A प्लस 1 फर्स्ट टर्म में 1 माइनस 1, मतलब जो टर्म का पोजीशन है उसमें 1 घटाने के बाद कॉमन डिफरेंस से गुना करने के बाद A1 का फॉर्म बना है। तो A2 का फॉर्म कैसे बना है, तो उसी तरह से कि A प्लस 2 माइनस 1, क्योंकि दूसरा पद है तो 2 माइनस 1 इंटू D। इसी प्रकार A3 बराबर क्या बना कि A प्लस 3 माइनस 1, तीसरा पद है तो 3 माइनस 1 इंटू D। तब जब हम समीकरण 1, 2, 3 को देखते हैं तो इस निष्कर्ष पर आते हैं कि अगर nवां पद लिया जाए तो क्या हो जाएगा, an बराबर A प्लस जो टर्म है, जैसे कि तीसरा टर्म था तो 3 माइनस 1, तो nवां पद है तो n माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। तो हम लिखते हैं कि समीकरण, इसलिए समीकरण 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 से इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि an बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस, यहाँ 3 था 3 माइनस 1,
तो यहाँ क्या आ जाएगा, n है तो n-1 इंटू डी होगा। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने देखा कि जनरल टर्म an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मैं बताया कि आपको इस चैप्टर के बारे में एक नज़र में देखना है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज जरूरत है, हम किसी भी सवाल को आसानी से कैसे बना सकते हैं। आपका चैप्टर का टोटल सवाल 5.2 का इस बात पर निर्भर करता है कि जनरल टर्म कोई भी पद, मतलब पूरा चैप्टर पद पर डिपेंड कर रहा है। जो पद के फॉर्म को जानता है तो उसके लिए चैप्टर आसान है। जैसे पद को, जैसे nth टर्म को देखा, nth टर्म से हम लोगों ने सीखा कि टर्म अपने पोजीशन के अनुसार प्रारंभ से, बिगिनिंग से, शुरू से अगर प्रारंभ से पद को स्टार्ट किया जाए, अगर कोई 10वां पद होता है तो उसका फॉर्म बनेगा a प्लस 10-1 इंटू डी, अर्थात a प्लस 9d, एक कम डी हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जानना है, इसके पूर्व आप जान रहे हैं कि a एंड d आपका जो है वो a जो है फर्स्ट टर्म है, n जो है नंबर ऑफ टर्म है ना, और d जो है आपका कॉमन डिफरेंस है। इसके नेचर के बारे में भी बताया गया है। तो आपको इस चैप्टर में जानना है कि आप कोई भी पद कैसे प्राप्त करेंगे। तो पद को प्राप्त करने के लिए एडी चाहिए। बिगिनिंग से अगर हम प्रारंभ से स्टार्ट करके कोई पद प्राप्त करेंगे एडी चाहिए, और अंत से अगर कोई पद प्राप्त करना होगा तो वहां पर एलडी चाहिए। उसके लिए फिनाइट एपी दिया रहेगा, और फिनाइट एपी का लास्ट टर्म दिया रहता है। लास्ट टर्म को हम एन या एल सिंबल देते हैं, कभी कभी उसको एल सिंबल भी दिया जाता है। एल का मतलब होता है लास्ट टर्म, अंतिम पद। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि जैसे किसी भी एपी का, ठीक है, कोई पद प्राप्त करना है, एपी दिया है तो आपको ये समझना है कि एपी है तो एडी है। ठीक है, और जब एडी हमारे पास आ जाएगा तो आप किसी भी पद को बिगिनिंग से, शुरू से, प्रारंभ का जो पद होगा उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ए को एक्सप्रेस नहीं करना है, ठीक है, एक्सप्लेन नहीं करना है या एक्सप्रेस नहीं करना है, एन को भी नहीं करना है और डी को भी नहीं करना है। आपको पहले भी बताया गया, बहुत साधारण सा यह सिद्धांत बना है। और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी दिया रहेगा आप उसको एक्सप्रेस कीजिए, और आपका जो प्रश्न पूछा जा रहा है तो या तो आपका जो प्रश्न पूछा है वह मान प्राप्त हो जाएगा, या तो आपका जो चीज पूछा जा रहा है उसके आप करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर 10वां पद दिया हुआ है, ठीक है, तो 10वां पद का फॉर्म बना है ना k प्लस 9d, तो यहाँ पर किसी भी पद को उसके फॉर्म से चलाना है। जनरल टर्म an है तो उसको a प्लस n-1 इंटू डी से चलाना है, और फॉर्म को डाउन में देना है। ठीक है, फॉर्म को कहाँ देना है, डाउन में। जब मान दिया रहेगा तो फॉर्म को डाउन में देना है। अब इस तरह से हम a को नहीं चलाएंगे, d को नहीं चलाएंगे, n को नहीं चलाएंगे, तो चलेगा क्या, कोई भी पद, कोई भी पद। तो यहाँ पर यह जानना है कि जब हम an को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में लाते हैं, तो हमें या तो a प्राप्त होगा, या तो d प्राप्त होगा, या तो n प्राप्त होगा। तो किस स्थिति में अगर an बराबर कोई भी मान दिया गया है, ठीक है, एक उदाहरण, an बराबर कोई भी मान दिया हुआ है, तो an का फॉर्म डाउन में आएगा, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर यहाँ पर
ए और डी का मान है n प्राप्त होगा, ए और n का मान है तो d प्राप्त होगा, ठीक है, और n और d का मान है तो a प्राप्त होगा। कोई दो मान के दिए रहने से हम तीसरा मान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये an का महत्व है। an जो है हमें an से हम a प्राप्त कर सकते हैं, an से हम n प्राप्त कर सकते हैं, an से हम d प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन तीनों में से कोई दो मान दिया रहेगा, ठीक है। सबसे पहली बात ये रहा। दूसरी बात, हम जब इस चैप्टर में जाएंगे तो हमारे पास कुछ शब्द समस्या आएगा, और शब्द समस्याओं को हम कैसे हल करेंगे, तो इसमें जो है ध्यान रखना है, कोई भी पद डायरेक्ट दिया है, ठीक है, तो उस पद का एक फॉर्म होगा। जैसे पांचवा पद 25 है, तो पांचवा पद का फॉर्म क्या होगा, a + 4d = 25, 25 होगा। तो कोई भी पद डायरेक्ट दिया रहेगा तो ad के रूप में, ad के पदों में एक समीकरण प्राप्त होगा, ठीक है। और यहाँ पर जब समीकरण प्राप्त होगा तो आप लीनियर इक्वेशन को देखे होंगे 2 वेरिएबल्स में, x + 2y = 5, इस तरह का। तो दो समीकरण प्राप्त होगा, और दोनों समीकरण को हल करने से आपको AD का मान प्राप्त हो जाएगा, और जब AD का मान प्राप्त हो जाएगा तो उस AP के किसी भी पद को आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पद का मान डायरेक्ट रहेगा, AD से रिलेटेड एक समीकरण प्राप्त होगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि पद पर निर्भर करता है, कि पद जो रहेगा वो डायरेक्ट नहीं रहेगा। जैसे 10वां पद 5वें पद से 8 अधिक है, इस तरह का। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस का आंसर आएगा। पद पर निर्भर करता है तो आपका कॉमन डिफरेंस का आंसर आ जाएगा, और जैसे ही पद डायरेक्ट रहेगा तो समीकरण प्राप्त होगा। तो समीकरण को हल करने में थोड़ा सा सवाल लंबा होगा, ठीक है। और जब पद पर निर्भर होगा तो आपका डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस का आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस चैप्टर में हम लोग सबसे ज्यादा व्यापक पद, जनरल टर्म जो बना है an, इसको एक्सप्लेनेशन में लाएंगे, और तब जाकर के हम इस चैप्टर को आसानी से हल कर पाएंगे, ठीक है। आज बस इतना ही, अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें।